हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो इतना अध्ययन करेंगे तो देखिएगा। गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। अब इसमें यू क्या है, भी क्या है, एफ क्या है, पहले इसके बारे में जानना है। तो हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और कई चित्र उससे संबंधित बनाया था। एक चित्र वहां पर मिला था कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। हम उसमें 6 चित्रों में से कोई भी चित्र ले सकते हैं, लेकिन इसको समझना थोड़ा आसान है, इसलिए इस चित्र का हमने प्रयोग किया है। यहाँ जो भी लंबाई नापी जाती है वो ध्रुव से नापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियों को नापा जाता है। यहाँ जो दर्पण के ध्रुव से वस्तु ओ ओ डैश की दूरी है उसको यू से लिखा गया। ध्रुव से सी की दूरी, इसको हमने पहले बताया, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी वक्रता केंद्र है और ध्रुव से सी की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से बस प्रतिबिंब की दूरी पी आई को भी से प्रदर्शित करते हैं और पी से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको प्रदर्शित आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर तो इसमें संबंध क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी पीओ बराबर माइनस क्यू। चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था कि दर्पण के बाईं ओर की दूरी माइनस ली जाती है, इसलिए हमने पीओ बराबर माइनस क्यू लिखा। ये चिन्ह सहित अगर हम लिखेंगे तो माइनस ही होगा। प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी पी आई बराबर माइनस भी। सभी दूरियां बाईं ओर हैं तो माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी। वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या पी सी माइनस आर और फोकस दूरी फोकस दूरी पी एफ बराबर माइनस एफ। तो सभी दूरियों को हमने चिन्ह सहित लिख लिया। और इसके पहले हमने बताया था कि जो सी होता है और जो पी होता है उसके एकदम बीचों बीच में एफ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पी से जो सी तक की दूरी है उसकी आधी दूरी पी से एफ तक की दूरी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इससे हमको ये मिल सकता है कि जो एफ है वो आर का आधा है। यहां से मिल जाएगा एफ बराबर आर बाई 2। एफ बराबर आर बाई 2, ये हमको पहले से पता है। लेकिन कक्षा 10 के, हम चूंकि मैं कक्षा 10 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो कक्षा 10 के सिलेबस में इस सूत्र का
निगमन नहीं है। इस सूत्र का डेरिवेशन कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है, केवल इनमें संबंध है। तो अगर हम दर्पण से वस्तु की दूरी को u माने, प्रतिबिंब की दूरी को v माने, वक्रता त्रिज्या को r माने, फोकस दूरी को f माने और f बराबर r/2 का प्रयोग करें, तो जो u v और f में संबंध होता है अतः u कम v तथा f में निम्न संबंध है। कौन सा संबंध है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र जो है, चाहे अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण होगा, दोनों के लिए एक ही सूत्र है, u v f में संबंध। अगर दर्पण के लिए कहेंगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो ये है गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण में चाहे उत्तल लीजिए, अगर हम यहाँ अवतल लिए हैं, अगर उत्तल भी लेंगे तब भी यही सूत्र आता है। तो ये होता है संबंध u v f में संबंध दर्पण के लिए, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसके बाद है आगे रेखीय आवर्धन, अगला टॉपिक इसका रेखीय आवर्धन। चित्र मान लो यही रहने देते हैं। तो अगर हम इस किरण को आपतित किरण मान लें, ये तो लंबवत होता ही है। जो मुख्य अक्ष होता है वो दर्पण के लंबवत होता है। इस कोण को अगर हम आई मान लें, आपतन कोण मान लें, तो ये कोण आर होगा और ये भी बिल्कुल आई के बराबर होगा। तो हम दोनों को आई ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर दो ऊंचाइयां हैं, एक ओ ओ डैश जिसको हम मान लेते हैं y1 इसकी ऊंचाई, और जो आई आई डैश है इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं y2। अब ध्यान दीजिए, ये इस पर 90 अंश का कोण बनाता है और ये इस पर 90 अंश का कोण बनाता है। एक त्रिभुज है ओ ओ डैश पी और एक है आई आई डैश पी। इसका कोण ओ इसके कोण आई के बराबर है और इसका कोण पी इसके कोण पी के बराबर है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो संगत कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो रेखीय आवर्धन में रेखीय आवर्धन,
रेखीय आवर्धन में सबसे पहले यहां पर एक त्रिभुज है ओ ओ डैश पी, और ये समरूप है त्रिभुज आई आई डैश पी के। समरूप का हमने कारण बताया, और मैथमेटिक्स के सिलेबस में है, तो इस पाठ के बाद हम जब गणित का टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम उसमें समरूपता और सर्वांग समता दोनों है, दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ओ ओ डैश पी है वो आई आई डैश पी के समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसका देखो, ओ ओ डैश पी का आधार है ओपी, और आई आई डैश पी का आई पी, और ओ ओ डैश पी का जो ऊंचाई है वो y1 है, और ओ आई आई डैश पी का y2 है। अब इस बात का ध्यान रखेंगे चिन्ह परिपाटी का कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी नाप रहे हैं तो y1 धनात्मक है, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी नाप रहे हैं तो y2 माइनस है। उल्टे प्रतिबिंब के लिए y2 का मान ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर एफ यू भी आर सभी जो है ये तो माइनस है ही। तो दो त्रिभुज हैं और दोनों समरूप हैं, इसलिए आई आई डैश आई आई डैश बाई ओ ओ डैश बराबर आई आई डैश, हमने त्रिभुज आई आई डैश पी का लिया तो फिर इसी का आधार भी ले लेते हैं आई पी बटा ओ पी। तो ओ ओ डैश का मान है, हमने लिखा है y1 y2, आई आई डैश पहले लिखना है तो माइनस y2, चूंकि प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए चिन्ह माइनस होगा, और ओ ओ डैश y1 है प्लस y1 बराबर आई पी और ओ पी दोनों बाईं ओर हैं, पी के बाईं ओर हैं, इसलिए आई पी की दूरी आई से पी तक की दूरी है भी और माइनस लगाएंगे, और ओ से पी तक की दूरी यू है और माइनस लगाएंगे, माइनस भी बाई माइनस यू। अब यहां माइनस का माइनस से भाग है तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस y2 बटा y1 बराबर v बाई यू। या रेखीय आवर्धन को, लीनियर मैग्निफिकेशन को एक विशेष अक्षर m के द्वारा लिखा जाता है। तो m बराबर माइनस y2 बटा y1 बराबर v बाई यू, माइनस y2 बटा y1 बराबर v बाई यू। ये है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी कभी यहाँ माइनस ना लगाकर माइनस को अगर इधर पक्षांतर कर दें तो यहाँ माइनस लग सकता है, कभी इसको ऐसा भी लिखा मिल जाए m बराबर y2 बटा y1 बराबर माइनस v बाई यू। तो भी गलत नहीं है, क्योंकि माइनस कहीं ना कहीं दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, चाहे माइनस यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दोनों में हो सकता है। तो कभी कभी हम डायरेक्ट y2 बटा y1 को छोड़ करके ऐसा लिख लेते हैं कि m बराबर माइनस v बाई यू, तो भी सूत्र कंप्लीट होता है।
अब देखो रेखीय आवर्धन की यहां से परिभाषा भी बना सकते हैं। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात y2 और वस्तु की लंबाई अर्थात y1, y2 और y1 के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है y2 बटा y1 और ये होता है माइनस v बाई u के बराबर। तो ये है रेखीय आवर्धन। अगर रेखीय आवर्धन में ये चिन्ह माइनस है तो हमें इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। अभी प्रतिबिंब सीधा हो, हम उत्तल दर्पण ले लें तो यहां पर प्लस भी बाई यू हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पर अगर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा वस्तु को यहां पर रख लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे लगता है जैसे फोकस से आ रही है, और जो किरण सी की ओर जाती है अपने ही रास्ते से वापस लौटती है। ये किरण जिधर से जाएगी उधर से ही लौट जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें, यहाँ P है, यहाँ O है, यहाँ O डैश है, यहाँ पर I है, यहाँ I डैश है, यहाँ F है, यहाँ C। तो यहां पर अगर इसका रेखीय आवर्धन निकालेंगे तो यहाँ OP माइनस होगा लेकिन IP प्लस हो जाएगा, अर्थात जो हमने U और V दोनों को माइनस रखा था, U तो माइनस होगा लेकिन V प्लस हो जाएगा, और y1 y2 दोनों सीधे हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, अर्थात इस सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों चाहे अवतल दर्पण के लिए निकालें चाहे उत्तल दर्पण के लिए निकालें, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का एक ही फार्मूला होता है। अब इसके बाद है दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान। पहला है स्पर्श करके। कैसे पहचानेंगे स्पर्श करके? सबसे पहले हम दर्पण लेंगे और दर्पण को, उसके चमकदार तल को इस तरीके से उसको स्पर्श करके देखेंगे। अगर चमकदार तल ऐसे उभरा हुआ मिलता, ऐसे इस टाइप में, ये परावर्तक तल ऐसे होता उभरा हुआ, तो हम कहेंगे कि उत्तल दर्पण है। अगर ऐसे गहरा मिलता है तो अवतल दर्पण है। अगर बिल्कुल साफ मिलता है, एकदम सीधा मिलता है, तो समतल दर्पण है। और दूसरी पहचान है स्पर्श करके है, दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। दो ही पहचान है। स्पर्श करने पर जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण है, जिसका परावर्तक तल गहरा होगा वो उत्तल दर्पण है।
और जिसका परावर्तक तल बिल्कुल ऐसे समतल होगा वो समतल दर्पण है। इसके बाद है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानेंगे? जो हमने 6 कंडीशन पढ़ी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और देखने में बिल्कुल वस्तु के बराबर होता है। जितनी दूर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। उसके दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे यहां पर, अगर उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, जितनी दूरी पर इधर वस्तु है उतनी ही दूर प्रतिबिंब भी बन रहा है। वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब भी सीधा ही बन रहा है, तो हम कहेंगे कि यह समतल दर्पण है। वस्तु को जितने दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब भी उतनी दूर भागेगा, वस्तु को जितना दर्पण के पास ले जाएंगे प्रतिबिंब भी उतना दर्पण के पास आएगा। तो इसमें दूरी अगर हम बढ़ाते हैं दर्पण से वस्तु की तो प्रतिबिंब भी दूर भागता है, अगर दूरी घटाते हैं तो प्रतिबिंब भी नजदीक आता है। तो इस तरीके से हम समतल दर्पण को पहचान सकते हैं। अब अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पर होती है, बहुत दूर, तो इसका प्रतिबिंब बनता है इसके एफ पर, फोकस पर ऐसे, और जब वस्तु को और करीब ले आते हैं तो प्रतिबिंब यहां पर भागता है। जब वस्तु को सी पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। जब वस्तु को यहां पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है, और जब फोकस पर वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब चला जाता है बिल्कुल कहीं अनंत पर। तो ये हमने 6 कंडीशन पढ़ी थी। तो यही प्रक्रिया पहचानने में भी लागू होगी। अगर हम वस्तु को दर्पण के सामने रखें तो उसका एक प्रतिबिंब बनेगा। हम वस्तु को दर्पण के करीब लेते जाएं, जितना वस्तु को करीब ले जाएंगे उतना प्रतिबिंब दूर भागेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और दूर भागेगा, और जितना ही दूर भागेगा उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वस्तु को बिल्कुल इसके करीब ला देंगे, जब इसके बिल्कुल करीब यहां ले आएंगे तो एक कंडीशन और हम लोगों को मिली थी, प्रतिबिंब इसको पार करके इधर बन गया था, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो बहुत करीब लाने पर प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये पहचान है कि अगर हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को जब हम पास लाते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा होता है और बड़ा होता जाता है, और अंत में जब बहुत नजदीक लाके कर देते हैं तो प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम कहेंगे कि ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण की क्या है, उसमें 2 कंडीशन है। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखा जाए प्रतिबिंब सदैव से, वस्तु को कहीं भी रख दो, अनंत पर रखोगे तो बिंदु आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत के अलावा वस्तु को चाहे यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखोगे प्रतिबिंब सदैव एफ से लेकर पी के बीच में कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी इसी एफ पर ही बनेगा, लेकिन सदैव वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो पीछे तो जान नहीं पाएंगे, लेकिन हम इतना जानेंगे कि अगर सीधा और छोटा हमेशा बन रहा है तो ये उत्तल दर्पण है। इस तरीके से हम तीनों दर्पणों को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद है उपयोग, गोलीय दर्पणों के उपयोग। उपयोग क्या है?
गोलीय दर्पणों के या का उपयोग। क्या यूज है गोलीय दर्पण का? सबसे पहले अवतल दर्पण, अवतल, इसका ज्यादा उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग थोड़ा ज्यादा है, उत्तल दर्पण का थोड़ा सा कम है। तो सबसे पहले बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, यानी बहुत बड़ा सा गोलीय दर्पण होता है जिसका उपयोग नाई की दुकान पर किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का पूरा चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो सबसे पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसकी फोकस दूरी और द्वारक काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर व्यक्ति को उसके फोकस पर बैठा दिया जाए तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल उसका पूरा चेहरा दिखाई देता है, सामने बिल्कुल दिखाई देता है। दूसरा है डॉक्टर, डॉक्टरी में किया जाता है। पहला तो दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा है जो डॉक्टर होता है वो मान लीजिए आपके कान की जांच कर रहा है, तो कान में तो देख नहीं सकता है, वो क्या करता है छोटा सा अवतल दर्पण आपके कान में डाल देता है और फिर उस दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो उसका चित्र आसानी से दिखाई देता। आंख, कान, नाक, पेट आदि की जांच करने में, यानी डॉक्टरी में। तो दूसरा उपयोग है आंख, कान, नाक आदि की जांच करने में, आदि में उत्पन्न रोगों की जांच करने में। तीसरा है, देखे होंगे, तीसरा सभी परिचित होंगे तीसरे उपयोग से, कि अगर मान लीजिए आपके घर पर टेबल लैंप है या कार की हेडलाइट है, तो कार की हेडलाइट जो होती है बिल्कुल ऐसे बनी होती है और इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे बंद रहता है और इसके ऊपर एक समतल दर्पण का उपयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका कार का जो बल्ब होता है हेडलाइट का यहाँ पर होता है, तो इससे चलने वाली किरणें कभी देखे होगी कैसे बिल्कुल फैल कर चारों तरफ नहीं जाती, बिल्कुल एकदम सीधी ऐसे निकलती है और बहुत दूर तक चली जाती है। तो यहाँ पर जो ये है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसका ये वाला भाग, ये अवतल दर्पण होता है। जब यहां से अवतल दर्पण, इसके फोकस पर यहाँ बल्ब लगाया जाता है ऐसे थोड़ा दूरी पर ऐसे, तो यहां से चलने वाली किरणें फोकस से सभी दर्पण पर टकराती हैं और टकराने के बाद बिल्कुल सीधा आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो इसका उपयोग चाहे टेबल लैंप में, कार की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट लैंपों में किया जाता है। सर्च लाइट लैंप का मतलब जो बहुत दूरी तक बिना मार्ग में इसके प्रकाश का क्षय हुए बहुत दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता है, तो इसका उपयोग सर्च लाइट लैंपों में भी किया जाता है। इसके बाद है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग
क्या क्या है, इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता, कम होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका मुख्य रूप से हम दो ही उपयोग बता रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लैंपों में कैसे होता है इसका उपयोग? स्ट्रीट लैंपों में जो गलियों में लाइट लगी होती है ऊपर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो उसमें देखे होंगे कि एक जो है बड़ा सा ट्यूब होता है, बड़ा सा ट्यूब होता है, और इसके पीछे कोई इस तरीके से किसी बॉक्स में ये बंद रहता है। आगे एक पारदर्शी प्लेट लगी होती है और इसके पीछे ऐसे उभरा हुआ तल होता है, ऐसे उत्तल तल होता है। तो जब इससे लाइट निकलती है, इससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, इस पर टकराती हैं, तो उत्तल दर्पण का गुण है कि इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल चारों तरफ फैल जाती, कभी सीधी हो जाती, कभी ऐसे बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। इसलिए इसका उपयोग स्ट्रीट लैंपों में किया जाता है, ताकि प्रकाश जो है अधिक से अधिक एरिया में आसानी से फैल जाए। इसका जो दूसरा उपयोग होता है, जो ड्राइवर होता है, कोई गाड़ी का ड्राइवर है, चाहे कार हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसके बगल में एक साइड मिरर लगा होता है, साइड देखने वाला शीशा लगा होता है बगल में। तो उस मिरर में देखे होगे, चाहे मोटरसाइकिल में ही हो, बाइक में ही हो, तो उसका जो मिरर होता ऐसे उभरा हुआ होता है। ये पीछे से ये प्लास्टिक लगा हुआ होता है, और इसका जो लगा होता है मोटरसाइकिलों में, अगर कहीं नहीं देखे हो तो उसमें देखे होंगे, आगे का जो दर्पण होता है ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और जब हम इसमें देखते हैं इधर से, तो पूरा चित्र, ये चूंकि इस तरीके से गोलीय है, तो यहाँ से सभी जगह का चित्र, या लगभग कहीं पूरे पीछे जितना रोड है, पूरे रोड का चित्र उसमें आसानी से दिख जाता है। और व्यक्ति जो है पीछे से आने वाली गाड़ियों का अंदाजा लगा लेता है बिना पीछे देखे हुए। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, कहते हैं ये चेहरा देखने के लिए गाड़ियों में लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सुरक्षा के लिए लगा हुआ होता है। इसको कहते हैं साइड मिरर। साइड मिरर में जो जिस दर्पण का उपयोग होता है उसका नाम है उत्तल दर्पण। और क्यों होता है? इसलिए होता है जिससे काफी दूर तक सड़क, पीछे सड़क का पूरा दृश्य इसके अंदर आसानी से आ जाए। तो ये दो उपयोग है उत्तल दर्पण के। इसके बाद दर्पण वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन बस इतना ही है। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन वाला टॉपिक होगा, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आशा करता हूं कि सभी लोग पूर्ण लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने ही घरों में सुरक्षित होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।